आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री शंकर भाई चौधरी, अध्यक्ष गुजरात विधानसभा और बहुत लंबे समय से एक सफल और निष्ठावान सहकारी आंदोलन के नेता रहे हैं शंकर भाई, श्री दिलीप भाई सांगाणी, अध्यक्ष इफको और राष्ट्रीय सहकारी संघ, डॉक्टर मंगलजीत राय, अध्यक्ष NCDFI, डॉक्टर मिनेश शाह, अध्यक्ष NDDB, श्री श्रीनिवास सज्जा, प्रबंध निर्देशक NCDFI, आज के कार्यक्रम में उपस्थित NCDFI के सभी सदस्यगण અને ગુજરાતથી ઉપસ્થિત આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું કેન્દ્ર બિંદુ એવા બહેનો જે રોજ दूध ભરીને ડેરી એક્ટિવિટીને આગે વધારે, એક જોરદાર તાલિयां બહેનों के लिए हो जाए। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया आज इसके मुख्यालय का आनंद में शिलान्यास हुआ है और ई मार्केट के बढ़ोतरी के लिए विशेषकर डेयरी क्षेत्र में जिन जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया है उनको आज एक प्रकार से पुरस्कृत भी किया गया है। इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने के लिए आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए मैं NCDFI का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारे देश में डेयरी और इसमें विशेष कर कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर, इसने बहुआयामी लक्ष्यों को सिद्ध किया है। दूध का व्यापार एक प्रकार से अगर कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं करता है तो दूध का व्यापार दूध उत्पादक, एक बिचौलिया और दूध का उपयोग करने वाले 3 के लिए सीमित रहता है। मगर कोऑपरेटिव सेक्टर अगर कोऑपरेटिव तरीके से दूध का व्यापार करता है तो इसमें कई आयाम एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उद्देश्य मुनाफे का नहीं है। इसलिए मल्टी डायमेंशनल फायदा समाज को, कृषि को, गांव को, दूध उत्पादक को और अंततोगत्वा देश को होता है। और ये सफलता की गाथा भारत ने विगत 50 साल में बहुत सुपेरे इसकी अनुभूति की है। जब कोऑपरेटिव सेक्टर डेयरी का बिजनेस करता है तब सबसे पहला फायदा होता है दूध उत्पादकों का, क्योंकि उनका शोषण नहीं होता है। अकेला एक दूध उत्पादक होता है तो उसके पास दूध के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है और मार्केट को वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। मगर कोऑपरेटिव सेक्टर से करते हैं तो एक गांव का दूध संघ होता है, वो सभी गांव के दूध संघ का एक जिला का दूध संघ होता है और सभी जिला के दूध संघ का अमूल जैसा फेडरेशन, जो अब देश के हर राज्य में लगभग बन चुका है, सफलता से चलता है। वो जब बनता है तब उसके कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, इसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था, मार्केट में जो डिमांड है ऐसे उत्पाद में दूध को कन्वर्ट करने की क्षमता और फिर मार्केट के हिसाब से मुनाफा लेकर वापिस कोऑपरेटिव बेसिस पर वो दूध उत्पादक बहन के पास पहुंचाने की व्यवस्था होती है। तो सबसे पहला काम दूध उत्पादक बहनों का शोषण समाप्त होता है। दूसरा काम होता है कि ये दूध उत्पादन के बिजनेस में जब कोऑपरेटिव सेक्टर आता है तो एक अकेला दूध उत्पादक अपने पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर सकता है, परंतु अगर जिला का दूध उत्पादक संघ बनता है तो वो पशु की नस्ल सुधार, स्वास्थ्य का सुधार,
यहां तक कि उसके अच्छे आहार तक की सारी व्यवस्थाएं करता है और पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। इससे थोड़ा आगे चले जाएं तो तीसरा होता है कि अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में ये दूध की डेयरी का बिजनेस जाता है, दूध का बिजनेस जाता है, तो वो पोषण आंदोलन के अंदर अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य मुनाफा नहीं है। मैं एक ऐसा नेता हूं जो देश के 630 जिलों में जाकर आया है। मैंने हर जगह पे, क्योंकि कोऑपरेटिव का कार्य करता हूं तो कोऑपरेटिव वालों को मिलता रहता हूं। मैं कम से कम 100 जिलों को जानता हूं, जिसमें बनासकांठा डेयरी भी यहां पे उपलब्ध है। बैठे हुए शंकर भाई जो पोषण से पीड़ित कुपोषित बच्चों को पोषण देकर, दूध देकर उनके पोषण की भी चिंता करता है। अहमदाबाद डेयरी जैसी डेयरी सभी सगर्भा माताओं को लड्डू देकर उनके पोषण की, बच्चे के पोषण की चिंता करता है। और पूरे कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई के अंदर एक कोऑपरेटिव सेक्टर जुड़ गया है। इससे चौथा फायदा होता है डेयरी और डेयरी टेक्नोलॉजी। ये एक जमाने में भारत के लिए कल्पना हम कर ही नहीं सकते थे कि डेयरी टेक्नोलॉजी और इसकी सारी मशीनरी का उत्पाद भारत के अंदर हो। अभी मैं गांधीनगर में ही एक राष्ट्रीय अधिवेशन था, वहां गया था, वहां स्टॉल लगे थे। मैंने पूछा है भाई इसमें आत्मनिर्भर भारत वाले कितने हैं, आप लोगों को आनंद होगा। 80% स्टोर जो लगे थे वो भारतीय डेयरी उत्पाद मशीनरी बनाने वाले थे। इसके साथ साथ हमने पूरे भारत के अंदर सिमेट्रिक दूध उत्पाद चालू हो, एक हर गांव इसके अंदर जुड़े, इसके लिए एनडीडीबी के तत्वाधान में एक आंदोलन शुरू किया। हर गांव में एक छोटी सी डेयरी बने, वो डेयरी के संयोजन करने वाली डेयरियां बने, जिला डेयरियां बने और फिर अंततोगत्वा संघ बने और एनडीडीबी वहां से बाहर निकले। कई क्षेत्र जो इस डेयरी के, कोऑपरेटिव डेयरी के साथ जुड़े नहीं थे, वहां पर भी एनडीडीबी के माध्यम से, और अब गुजराती की सक्षम डेयरियां भी उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर अपना काम का विस्तार कर रही हैं और वहां कोऑपरेटिव तरीके से ही डेयरी को आगे बढ़ा रही हैं। तो इसके सिमेट्रिक उत्पादन के लिए भी ये कोऑपरेटिव है तभी संभव है। अभी अभी मुझे मिनेश भाई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने एनडीडीबी को काम दिया है। निमेश भाई, मुझे मालूम है, मैंने ही उनको प्रेरित किया था कि आप पहले एनडीडीबी को दीजिए, आपका डेयरी संघ बनाइए, फिर एनडीडीबी पगडंडा नहीं जमाएगी, मेरी जिम्मेदारी है, टाइम से निकल जाएगी तो अब आप निकल भी जाइएगा वहां से जब डेयरी संघ बन जाए। तो मित्रों, सिमेट्रिक तरीके से अगर दूध का उत्पादन करना है, देश के हर गांव में करना है, हर गरीब महिला को एक गाय, दो भैंस, एक गाय, दो गाय, एक भैंस देकर उसकी इनकम बढ़ानी है, हर घर को आत्मनिर्भर बनाना है, तो केवल और केवल वो कोऑपरेटिव डेयरी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। आज मैं गुजरात में हूं, इसलिए वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे ब्रांड बने हैं, मदर डेयरी, विजय, सांची, विरका, विटा, सुधा, पराग, नंदिनी, कई ब्रांड ने आज हमारा भारत के दुग्ध क्षेत्र का नाम समग्र विश्व के अंदर रोशन किया है। परंतु मैं गुजरात में हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं गुजरात का उदाहरण देना चाहता हूं। 1946 में यहां पर एक डेयरी ने शोषण शुरू किया, मुझे नाम याद है तो पॉल्सन डेयरी था शायद, एक पारसी सज्जन की डेयरी थी मुंबई में। उन्होंने शोषण शुरू किया और इसके खिलाफ सरदार पटेल ने त्रिभुवन भाई को प्रेरित किया और 1946 में 15 गांवों में एक छोटी छोटी डेयरी की शुरुआत हुई थी और 21-22 में ये अमूल फेडरेशन जो पूरे गुजरात भर में विकसित हुआ, इसका टर्नओवर 72,000 करोड़ है। 72,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1946 में एक छोटी सी शुरुआत जो शोषण के खिलाफ थी और आत्मसम्मान के लिए थी,
इसके लिए हुई, वह एक विराट आंदोलन में परिवर्तित हुआ और इसी में से हमारा श्वेत क्रांति का विचार आया। एनडीडीबी का उद्भव भी उसमें से हुआ। कुरियन साहब भी इसके पुरस्कृता बने और आज देश भर में विकसित होकर अनेक कोऑपरेटिव डेयरियां बनी है। अमूल लगभग रोज 40 मिलियन लीटर दूध का प्रोसेस करता है और 36 लाख बहनें जो मेरे सामने बैठी हैं, ऐसी बहनें अंदर अपना दूध जमा करती है और हर सप्ताह उनके पास उनके दूध की कीमत पहुंच जाती है। आज मैं गांधीनगर में ही एक कार्यक्रम में आया था। बनासकांठा की एक माताजी थी, उनको जब मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का रेट के डिफरेंस का चेक दिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का रेट डिफरेंस का चेक, तब मालूम पड़ता है कितनी बड़ी ये शक्ति खड़ी है। आज विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत 24% हिस्से के साथ सबसे 1 नंबर पर पहुंचा है और भारत में पिछले 8 वर्षों में लगभग 51% वृद्धि दुग्ध उत्पादन में हुई है, जो विश्व में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाले हम हैं। मित्रों, ये इसीलिए संभव हुआ है कि ज्यादातर ये कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हुआ है। अब कोऑपरेटिव डेयरी चलानी है तो उसको नर्स करने वाली अनेक संस्थाएं, मदर संस्थाएं बनानी पड़े और एनसीडीएफआई ये काम करी। अनेक प्रकार में कोऑपरेटिव डेयरी को, कभी जिला संघ नया बनता है तो वो आत्मनिर्भर नहीं होता, पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी चाहिए, ढेर सारी चीजें चाहिए, पशुओं के आहार के लिए कुछ मार्गदर्शन चाहिए, सभी चीजों के लिए एनसीडीएफआई ये काम कर रही है। तो एक प्रकार से सभी डेयरी को गाइडेंस देने का काम एनसीडीएफआई कर रही है। आज मुझे आनंद है कि वाक्सी गांव में, जहां से ये श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, वही आनंद जिले में लगभग 7,000 वर्ग मीटर का मुख्यालय इसका बनने जा रहा है, जिसका नजारा हमने अभी देखा है। 32 करोड़ रुपए के खर्च से बनेगा और वो सबसे बड़ी बात है, वो सौर ऊर्जा संयंत्र से संचालित होगा। तो अपने प्रकार में एक 100% ग्रीन बिल्डिंग होगा और एनसीडीएफआई के लिए ये बहुत बड़ा मकाम है। आज तक एनडीडीबी के किराएदार थे, अब वो खुद अपने मुख्यालय के मालिक बनेंगे और प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश में कई प्रकार की क्रांतियां की हैं, उसमें एक क्रांति डिजिटल क्रांति है और G20 में विश्व भर के कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राष्ट्राध्यक्ष यहां आए थे। सबके सब आश्चर्यचकित थे कि भारत जैसे देश में ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन इतना कैसे बढ़ सकता है, और ये हमने कर दिखाया है। एक छोटे से गांव में एक महिला, जब उससे कुछ मांगा जाता है और मोबाइल यहां से निकालकर वो स्कैन कर पेमेंट करती है, तो मन बहुत खुश हो जाता है कि कहां तक डिजिटल क्रांति है। और समग्र विश्व में डिजिटल क्रांति के, डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में 2 साल से भारत का नंबर है और मुझे मालूम है कि अगले 4-5 साल में हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था अब देश में हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है और कई सारे देशों ने, लगभग 80 देशों ने हमारी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को हमसे मांगा है और भारत ने भी सहर्ष देने का एग्री किया है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है। डेयरी उद्योग में ई मार्केट को बढ़ावा देने के लिए आज यहाँ पुरस्कार दिए गए हैं। मेरा सभी एनसीडीएफआई के सदस्यों को आग्रह है कि हमने 100% ई बिजनेस की ओर जाना चाहिए। अभी गुजरात में हमने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया है। शंकर भाई भी यहाँ बैठे हैं और जेठा भाई भी बैठे हैं।
पंचमहाल जिला डेयरी और बनासकांठा जिला डेयरी और गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सहयोग के माध्यम से हर किसान को हम रुपए कार्ड दे रहे हैं। हर गांव की डेयरी को बैंक मित्र बनाकर एटीएम दे रहे हैं और हर डेयरी का और हर किसान का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। अकेला बनासकांठा जिले के अंदर 800 करोड़ की डिपॉजिट बढ़ी है और 193 एटीएम कार्यरत हो गए हैं और हर किसान के पास 96% किसान के पास रुपए डेबिट कार्ड आज पहुंच चुका है। अब इसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, उसका दूध का पेमेंट सीधा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बनासकांठा के इसके अकाउंट में जमा होता है। इससे जुड़ा हुआ रुपए कार्ड उसके पास है, उसको कहीं से कुछ भी खरीदी करनी है तो कर भी सकते हैं और कैश चाहिए तो अपने गांव की डेयरी के एटीएम से कैश उठा लेते हैं। अगर ये मॉडल हमने पूरे देश में स्वीकार किया, मैं सभी देश के अग्रणी डेयरी के कर्ता धर्ता यहां है, मैं सभी को आग्रह करता हूं कि कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटिव वो जब तक नहीं करते हैं कोऑपरेटिव क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। तहसील सहकारी संघ का अकाउंट भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होगा। सभी खेत उत्पन्न बाजार समिति एपीएमसी का सभी किसानों का, व्यापारियों का और समिति का अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होगा। सभी डेयरी का, सभी किसानों का अकाउंट कोऑपरेटिव सेक्टर में होगा। अमूल लोन लेगा तो गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ही लेगा, ये तय कर लेते हैं तो ये कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटर ये बहुत बड़ा ताकत को बढ़ोतरी देने वाला हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बाकी सारे ये इनाम बिनाम मत बांटिए, अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन में इससे ज्यादा बढ़ोतरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसान अगर रुपए कार्ड लेकर आगे बढ़ता है, हर किसान का पेमेंट इसकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में हो जाता है और फिर आपका भी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से होता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव की स्ट्रेंथ को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जनवरी महीने में मैं खुद पंचमहाल और बनासकांठा जाकर इसका उद्घाटन करने वाला हूं और मैंने गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय भाई को विनंती करी है कि यही मॉडल को पूरे गुजरात की हर डेयरी को केंद्रस्थ बनाकर हर जिले में परकोलेट किया जाए। हर किसान का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, हर डेयरी का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, हर सहकारी संस्था का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में और सबको रुपए कार्ड दे दिया जाए तो किसान को परचेज करने के लिए छोटी सी छोटी खरीद, बच्चे का स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए भी रुपया जेब से नहीं निकालना पड़ेगा। अपने रुपए कार्ड से डेबिट कराकर वो अपने घर चला जाएगा। टैक्स चोरी किसान करना चाहता ही नहीं, मगर किसान को मालूम नहीं है कि वो जब कैश देता है तब टैक्स की चोरी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि किसान को तो टैक्स लगता ही नहीं है, उसको चोरी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परंतु वो जब कैश ट्रांजैक्शन करता है तब इसको बढ़ावा मिलता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी की जगह फॉर्मल इकोनॉमी और देश की अर्थतंत्र को बढ़ावा देने में कोऑपरेटिव का एक रोल हो और कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने में कोऑपरेटिव का ही रोल हो, इस प्रकार के एक नए अर्थतंत्र की कल्पना हमने करी है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आज जब यहाँ आया हूँ NCDFI में, तो सारे दुग्ध संघों के, राज्य दुग्ध संघों के अध्यक्षों को और उनके संचालकों को मेरा विनंती है कि आप इस मॉडल को स्टडी कीजिए। और यहाँ पर शंकर भाई भी बैठे हैं, अजय भाई भी बैठे हैं, जेठा भाई भी बैठे हैं, अच्छी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में बनाकर इस मॉडल को हर जिला दूध उत्पादक संघ को भेजना चाहिए और इसकी सफलता की गाथा, सक्सेस स्टोरी को भी भेजना चाहिए कि इससे कोऑपरेटिव सेक्टर की स्ट्रेंथ को कितनी बढ़ोतरी हुई है। मित्रों, 1970 से कोऑपरेटिव एक्ट के तहत NCDFI रजिस्टर हुआ और आज लगभग देश के हर बड़ी कोऑपरेटिव इसके साथ जुड़ी हुई है।
अनेक प्रकार के समाधान कोऑपरेटिव के इन्होंने ढूंढे हैं, मगर मैं एनसीडीएफआई को आज एक काम देकर भी जानना चाहता हूं। हमारे देश में और दुनिया में एक प्रकार से जब हरित क्रांति के नाम से हमने रासायनिक खादों के उपयोग की शुरुआत की, उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि इससे उत्पादन तो बढ़ा मगर हमारी भूमि रस विहीन हो जाएगी, कस विहीन हो जाएगी। मानव के शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का मूल कारण एक केमिकल फर्टिलाइजर है, और आज पानी के स्तर भी नीचे जा रहे हैं, भूमि भी खराब हो रही है और खाने वाला व्यक्ति बीमार भी हो रहा है। ये तीनों का एक सरल रास्ता है तीनों से बचने का, प्राकृतिक खेती। और अब प्राकृतिक खेती में ढेर सारे प्रयोग हुए हैं। एक गाय से, देसी गाय से 21 एकड़ भूमि खेती हो सकती है, ना उत्पादन कम होता है, ना गुणवत्ता कम होती है। एनसीडीएफआई ने इसका काम हाथ में लेना चाहिए, एनडीडीबी ने इसका काम हाथ में लेना चाहिए। अमूल ने इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया है, गोवर्धन का प्रयोग। अमूल ने इसकी भी सक्सेस स्टोरी सभी को भेजनी चाहिए। जो स्लरी निकलता है इससे प्राकृतिक खेती और अदरवाइज भी प्राकृतिक खेती अपनी गाय की अपने खेत में भी आप कर सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार और इसके माध्यम से किसान को समृद्ध करना। कोई ऐसा न सोचे कि प्राकृतिक खेती करने से किसान की समृद्धि नहीं होगी। मोदी जी की प्रेरणा से हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुराज्यीय सहकारी संस्था बनाई है, जो संस्था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग का काम करेगी। इसके साथ सभी लोगों को जोड़ना है। शुरुआत हो चुकी है। बहुत समय पहले मैंने अमूल के उस वक्त के एमडी यहाँ पर बैठे हैं, उनको बताया था कि भाई आप शुरुआत करो। अमूल ने शुरुआत की और उसी मॉडल को एडेप्ट करते हुए आज वो ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव देश के अंदर भारत ब्रांड से अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। तो गोबर का उपयोग किसान की समृद्धि बढ़ाएगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होगी इसका अच्छा रेट एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक के माध्यम से मिलेगा और आपका खेत भी अच्छा होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा, दाम भी ज्यादा मिलेंगे और लोगों को के स्वास्थ्य को भी आप अच्छा रख पाएंगे। तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्पस से हमने इसको बनाया है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए भी एक कोऑपरेटिव बनाई है, क्योंकि दुनिया का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बाजार बहुत बड़ा भी है, महंगा भी है। अगर दुनिया महंगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाना चाहती है तो भारत ने भेजने में देरी नहीं करनी चाहिए, मगर भेजे कैसे? किसान नहीं भेज पाएगा। तो एक कोऑपरेटिव बनाई है जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को और बाकी सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, परंतु उसका मूल उद्देश्य ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। इसके माध्यम से विश्व भर का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केट है, इसमें बड़ा शेयर भारत का हो, भारत के किसानों का हो, दाम अच्छे किसान को मिले, अमूल की पेटेंट पर ही वो दाम जो मुनाफा है वो किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाए, इस प्रकार की एक पेटेंट भी हमने बनाई है। ये दोनों कोऑपरेटिव और तीसरा बीज कोऑपरेटिव बना है जो भारतीय बीजों का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा। हाइब्रिड बीजों के उत्पादन में भी 2 एकड़ भूमि जिसके पास है वो किसान को इन्वॉल्व करेगा। आज बड़ी बड़ी जो बीज बनाने वाली कंपनियां, बीजों की खेती करने वाली कंपनियां हैं, वो बड़े किसानों के पास ही जाती हैं। एक कोऑपरेटिव जिसके पास 2 एकड़ भी भूमि है, वो पैक्स के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे और किसानों को बीज की खेती के साथ भी जोड़ेंगे, जिससे किसान का मुनाफा बढ़ेगा। तो मेरा अनुरोध है एनसीडीएफआई को कि एनडीडीबी और एनसीडीएफआई इसके बारे में जो अच्छे प्रयोग, जो अच्छे मॉडल बने हैं, उसको एक नोडल एजेंसी के रूप में हर जिला संघ तक पहुंचाए। जो इसको एडॉप्ट करना चाहता है उसके गाइडेंस के लिए आपके यहाँ एक टीम बने और वो टीम से माध्यम से जो सफलता एक जिले में मिली है
वो भारत के हर जिले तक हम एक्सपांड करें, विस्तृत करें, इस प्रकार की कार्य योजना एनसीडीएफआई ने बनानी चाहिए। मित्रों, आने वाले दिनों में ई नीलामी मंच, रिवर्स नीलामी, फॉरवर्ड नीलामी और मिलिंग नीलामी की सुविधा भी अब प्रदान होने वाली है। और अभी एनसीडीएफआई का ई मार्केट पोर्टल जो है, इसमें लगभग 1 लाख मेट्रिक टन से अधिक विभिन्न दालों की खरीदी की व्यवस्था भी हुई है। इसी प्रकार से हमने नाफेड को, अब मैं कल परसों ही ऐप लॉन्च करने वाला हूं, 4 तारीख को है ना, 4 तारीख को ही ऐप लॉन्च करूंगा, जिसमें भारत में कोई भी किसान को कितनी भी दलहन पैदा करनी है, सब एमएसपी से 1 रुपया अधिक दाम में नाफेड खरीद लेगी। आप दलहन बोना शुरू करो। दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में हम भारत को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, इसीलिए नाफेड को हमने इसके लिए काम दिया है और बहुत अच्छा ऐप बना है। जो किसान ये ऐप पर रजिस्टर कर दलहन की खेती करेगा, सारी की सारी दलहन एमएसपी प्लस 1 रुपीज से नाफेड मिनिमम ले लेगी। ज्यादा दाम होगा तो ज्यादा दाम से लेगी। इसके साथ साथ नरेंद्र भाई ने इथेनॉल के लिए एक वैश्विक अलायंस बनाया है। हमने इसके पहले ही, अलायंस बनने के पहले ही इसकी एक पॉलिसी बनाई है और मक्के से इथेनॉल बनाने के जितने भी कारखाने डाले हैं, आज जो मक्का है इससे 3 गुना हो तो भी कम पड़ने वाला है। इसलिए मक्के की खरीदी भी हम नाफेड के माध्यम से उसी दिन शुरू करने वाले हैं। जो कोई भी किसान मक्का बोएगा, उसका 100% मक्का नाफेड परचेज कर ये इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को बेच देगी और आपको एमएसपी प्लस 1 रुपीज से रेट मिलेगा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, खाद का कम उपयोग, दलहन में आत्मनिर्भरता, तिलहन में आत्मनिर्भरता, ये सारे उद्देश्यों को हमने लक्षित कर रणनीति बनाई है। और उसमें सबसे बड़ा मेरा आग्रह है कि ये जो गोवर्धन वाला विषय है, प्राकृतिक खेती का विषय है, उसको हर किसान देश का अपनाएं। हमारे देश का स्वास्थ्य तो हम अच्छा ही रखें, इसके साथ साथ विश्व के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम काम करें। इसमें एनसीडीएफआई और एनडीडीबी साथ दे, एक प्रकार से इसको गति दे, ऐसा मेरा आप लोगों से विनंती है। एनसीडीएफआई ने देश भर में एनडीडीबी के साथ रहकर जितनी अच्छी देसी नस्ल है, जो भी शुद्ध नस्ल है हमारी, इसके संरक्षण और संवर्धन दोनों की चिंता करनी चाहिए। मैं अभी भी बताता हूं, ये नस्ल को संभाल कर रखिए, आने वाले समय की हमारी ये पूंजी है। देसी गाय, देसी भैंस, देश भर में जितनी नस्ल है वो सभी नस्लों को अच्छे से संभालना चाहिए। मैं तो चाहूंगा अमूल भी इसमें अपना योगदान दे। जो दुग्ध संघ अच्छा पैसा प्रॉफिट करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा नस्ल संवर्धन के लिए भी दे, इसके लिए भी मैं आग्रह करना चाहता हूं। और आने वाले दिनों में आंदोलन, डेयरी में जैसे दूध कलेक्शन होता है, ऐसे गांव की हर डेयरी में गोबर कलेक्शन के काउंटर खुले। गोबर का किसान को पैसा भी मिलेगा, गोबर से गैस भी उत्पन्न होगा और गोबर से प्राकृतिक खेती भी होगी। प्राकृतिक खेती होगी तो किसान को ज्यादा दाम भी मिलेगा, देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ये मल्टी डायमेंशनल चैनल को हम पूरा करें और मुझे लगता है कि डेयरी सेक्टर ही करता है। आपको कुछ नहीं करना है, हर गांव में दूध का कलेक्शन का सेंटर है, इसके साथ ही गोबर कलेक्शन का सेंटर बनाना है और गोबर को एकत्रित कर गांव को स्वच्छ करना है और इसके साथ साथ गैस बनाकर जिले को गैस के उपयोग में आत्मनिर्भर करना है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। मल्टी डायमेंशनल काम इसमें से हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो एनसीडीएफआई के कर्ता धर्ता है इस पर ध्यान देंगे, एनडीडीबी सहयोग करेगी और कुछ अच्छे मॉडल देश के सामने आप लेकर आइए। हम इसको जरूर राष्ट्रीय स्तर से
हर जिला, हर डेयरी एडॉप्ट करे, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, आपसे बातचीत करने का मौका दिया, इसलिए हृदय से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। અને સૌથી વધારે તાલીઓ પાછળ જે દૂધ એકત્રિત કરવાવાળી બહેનો છે એમના માટે વજાવજો। આ બધા બહેનો એક વાત સમજી લેજો, આ બધા ગમે એટલા ભાષણો કરે, શ્વેત ક્રાંતિનો સંપૂર્ણ યશ દૂધ દોવાવાળી મારી ગામની બહેન કિસાન બહેનને જાય છે। એટલી સ્પષ્ટતા નરેન્દ્રભાઈના મનમાં પણ છે, મારા મનમાં એ છે। फिर से एक बार ताली बजाइए बहनों के लिए और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं